राधे राधे फ्रेंड्स, ये है पार्ट 2 जो मैंने सीरीज स्टार्ट की है ज्योग्राफी सब्जेक्ट को लेके 2023 से लेके 17 तक। फिर मैं एक वन बाय वन एक एक करके सब्जेक्ट लूँगी, जिसमें बस सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन ले रहा है, जिससे हमें आइडिया लग जाए कि क्वेश्चंस आते कैसे हैं। ठीक है, तो मैं पार्ट 1 में काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर कर चुकी हूँ। अब ये पार्ट 2 है ज्योग्राफी का, 2023 पार्ट बी। ठीक है, मतलब जो मैं क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन पेपर वो सेट भी है। ओके, तो जहाँ से छोड़ा था पिछले वीडियो में वहीं से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, पता नहीं आपको क्लियर दिख भी रहा होगा कि नहीं, मैं पढ़ दे रही हूँ। क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है राम गंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में आके मिलती है। तो ये सही बात है। इसे हम ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पर एक एरिया होता है दुधा तौली, ठीक है, जो पौड़ी गढ़वाल कहाँ पर पड़ता है, यूपी मतलब उत्तराखंड में। वहाँ से निकलती हैं राम गंगा नदी और यहाँ से आ रही होती है हमारी गंगा जी। तो ये यूपी में कन्नौज में आके मिलती हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है कि राम गंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में आके मिलती है, बिल्कुल सही है। दूसरा बोल रहा है बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिलती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे यमुना जी आ रही हैं और यहाँ पर है हमीरपुर, तो यहाँ पे बेतवा नदी आके इनमें मिलती है। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिलती हैं, ऐसा नहीं है। बेतवा नदी हमीरपुर के पास आके यमुना नदी में मिलती हैं। तो देखा ना, मैंने पिछली बार भी बताया था कि वो क्या करते हैं, एक वर्ड को ट्विस्ट कर देते हैं, इससे पूरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, राम गंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में आके मिलती है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि बेतवा नदी हमीरपुर के पास आके यमुना नदी में मिलती है। ठीक है, ना कि प्रयागराज के पास। ठीक है, तो ये दोनों आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इसमें है 85। अगर आपको दिख भी नहीं रहा होगा तो मैं क्वेश्चन बोल दे रही हूँ, क्योंकि आपको वीडियो सुन रही है, जिससे बस आपको ये चीज़ें दिमाग पे हिट रहे हैं, बस आप सुन लीजिएगा तो भी आपको ना वर्ड्स जो होते हैं दिमाग में हिट रहते हैं। क्वेश्चन है, फिलीपींस में नारियल एवं गन्ने की कृषि विकास का श्रेय किसको जाता है। ठीक है, अब याद रखिएगा देश कौन सा है, फिलीपींस। वहाँ पे किसकी खेती हो रही है, नारियल की और गन्ने की। ठीक है, उसका श्रेय किसको जाता है। जैसे इंडिया में आके विदेशी जब अंग्रेज़ रहते थे तो उन्होंने बहुत सारी खेती यहाँ पे स्टार्ट कराई थी, ऐसे ही फिलीपींस में भी नारियल और गन्ने की खेती किसने कराई थी, तो इसका जो श्रेय जाता है वो जाता है स्पेन और अमेरिका वासियों को। ये कोई लॉजिक नहीं है, फैक्ट नहीं है, मतलब जिसको याद है वो कर देगा, जिसको नहीं याद है वो नहीं करेगा। फैक्ट वाला क्वेश्चन है कि फिलीपींस में नारियल एवं गन्ने की खेती का विकास किसको मिलता है, स्पेन और अमेरिका वासियों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ना नदियाँ दे रखी हैं और उनका उद्गम स्थल दे रखा है। इसी 2023 के पेपर में ना यूपीपीसीएस के इतने सारे नदियों से क्वेश्चंस आते हैं कि भाई नदियाँ करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब जैसे ये तो सिंपल ही था, यमुना नदी का उद्गम कहाँ होता है, यमुनोत्री से। यमुना नदी का उद्गम कहाँ होता है, यमुनोत्री से। ठीक है, अगला है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का उद्गम होता है महाबलेश्वरम से। ठीक है, अगर आपको मेरी सीरीज़ पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट में मेरे को बता दीजिएगा, तो मैं ना आपको वन बाय वन सारी नदियाँ और उनके जो रिवर सिस्टम है वो मैं करा दूँगी। ठीक है, तो यमुना नदी का होता है उद्गम यमुनोत्री नदी से, कृष्णा नदी का होता है महाबलेश्वरम से। ठीक है, गोदावरी नदी का होता है नासिक से। ठीक है, और महानदी का होता है सिहावा से। मैंने पिछली बार टेस्ट में गंगा नदी सिस्टम पूरा पढ़ा दिया था, तो आप देख लीजिएगा, अगर आपको सही लगे तो मेरे को बता दीजिएगा, फिर मैं आपको सारी नदी सिस्टम बता दूंगी। ठीक है, यमुना का यमुनोत्री से, कृष्णा नदी का महाबलेश्वरम से, गोदावरी का नासिक से और महानदी का सियावा से। ठीक है, ये क्वेश्चन था, जिस भी फैक्ट बेस्ड है कुछ में वो कुछ था नहीं। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट, ये 87 इसके नीचे ही, इसमें एक तरफ पर्वत दे रखे हैं और एक तरफ ये देख रखा है भैया कौन सा देश में है वो। ठीक है, तो अब ये सिंपल था, किलिमंजारो हल्के बता देगा कहाँ पर होता है भैया। किलिमंजारो है किसमें, तंजानिया में। किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे बड़ी चोटी है, कहाँ पर है, तंजानिया में। ठीक है, अगला है ट्यूबल्स। ट्यूबल्स की जो सबसे ऊंची चोटी है वो एटलस की है, और ये कहाँ पे है, ये है हमारा मोरक्को में। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेनली की, जो युगांडा की है। ठीक है, स्टेनली कहाँ की है, युगांडा की है, और होगर कहाँ की है, अल्जीरिया की है। ठीक है, समझ में आ गया। किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे बड़ी चोटी है, कहाँ पे है, तंजानिया में है। ट्यूबल्स कहाँ की है, मोरक्को की है। ठीक है, स्टेनली कहाँ की है, युगांडा की है, और अल्जीरिया कहाँ की है, वो हॉकर है अल्जीरिया की। ठीक है, सिंपल है, जो सही है वो आता है बस नहीं। ठीक है, ओके, उसका नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यही है 88 लगातार क्वेश्चन है। एक तरफ झील दे रखी है, एक तरफ देश का नाम दे रखा है। ठीक है, माराकाइबो झील वेनेजुएला में जो खनिज तेल के लिए है,
बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बताना था कौन सा सही नहीं है। तो माराकाइबो वेनेजुएला में सही है, खनिज तेल के लिए जानी जाती है। मिशिगन यूएसए में 5 जो झील होती है उनमें से एक है, ये तो सभी को पता है। वो मिशिगन कहाँ पे? यूएसए में। बेकाल है रूस में, जो सबसे स्वच्छ पानी की झील है पूरे विश्व में, ठीक है। माराकाइबो वेनेजुएला में है, खनिज तेल के लिए इंपॉर्टेंट है। मिशिगन यूएसए में है, बेकाल रूस में है, स्वच्छ पानी की झील। ओनेगा रूस में है, जो कनाडा दे रखा है, ठीक है। तो हमें एक पूछा था लेकिन हमें चारों तैयार हो गई। तो माराकाइबो वेनेजुएला, मिशिगन यूएसए, ओनेगा रूस, बेकाल रूस। वेनेजुएला की जो है माराकाइबो खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है और बेकाल स्वच्छ पानी के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन था लेटराइट मिट्टी के रिलेटेड। मिट्टी से कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का आता है, कन्फर्म आता है। नदी से क्वेश्चन आएगा, मिट्टी से क्वेश्चन आएगा, ये ज्योग्राफी में कुछ ऐसे ही यहाँ से भैया क्वेश्चन आने हैं। तो क्वेश्चन ये है कि जो लेटराइट मिट्टी है वो क्या होती है? उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, ठीक है। तो ये सही बात है, क्योंकि भारी वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा होनी चाहिए, ठीक है। और ये है, इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की कमी पाई जाती है। इसको हम थोड़ा सा समझ सकते हैं कि लौह ऑक्साइड मतलब FeO, Fe2O3 समथिंग समथिंग, और दूसरा क्या था इसमें? एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ठीक है। अब बोल रहा है इसकी कमी पाई जाती है। इसे कोई भी लॉजिक से निकाला जा सकता है। लॉजिक कैसा? लॉजिक ऐसा कि भाई बारिश ज़्यादा पड़ती है, समझ में आता है। अब मान के चलो ये मिट्टी क्लियर है, यहाँ पे ये हमारे मेटल है, ठीक है। बारिश पड़ी, अब बारिश में क्या है? पानी भाई, तो पानी के साथ कौन बहेगा? जो पानी में घुलनशील होगा, डिजॉल्व होगा, कि सब चले जाएंगे? कहाँ देखा है कि आयरन जो मेटल है, एल्यूमिनियम जो मेटल है, वो वाटर के साथ डिजॉल्व हो जाएगा? ऑब्वियसली नहीं होगा। नहीं होगा तो वहाँ से बह के क्यों जाएगा? बह के नहीं जाएगा तो उसकी कमी कैसे होगी? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस क्वेश्चन को थोड़ा लॉजिक से निकाला जा सकता था कि भाई ये तो समझ में आ रहा है लेटराइट मिट्टी में भारी वर्षा की ज़रूरत होती है, ठीक है, ये सही है। टेम्परेचर सही है, उच्च तापमान शुष्क वाला थोड़ा शुष्क एरिया होता है और बारिश भी होती है, लेकिन इसकी कमी नहीं होती है, तो इसकी अधिकता होती है। तो उसका एक ही सही है, दोनों सही नहीं है, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है 103 क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या था? रेगिस्तान और जो डेजर्ट होता है उसके छोटे से बड़े फॉर्म में उसे अरेंज करके देना था। तो ग्रैंड सैंडी मरुस्थल, अरेबियन, सहारा, गोबी, ठीक है, इतने सारे दे रखे थे। तो छोटे से बड़े में हमें अरेंज करके देना था, ठीक है। तो इसमें क्या था? सबसे छोटा सहारा, फिर इसके बाद आ गया अरेबियन, फिर आ गया गोबी, और नहीं मैंने उल्टा कर दिया क्या? शिट नहीं, मैंने डिक्रीजिंग बता दिया, इंक्रीजिंग बताना था। छोटे से बड़े में करना है ना, तो इंक्रीजिंग बता दिया मैंने। मतलब इसमें इंक्रीजिंग पूछा है, मैंने डिक्रीजिंग बता दिया, सही से बता रही हूँ। तो इसमें सबसे छोटा जो हो गया वो है ग्रैंड सैंडी, ठीक है। तो सबसे पहले तो यही आएगा ग्रैंड सैंडी वाला, फिर कौन सा आएगा? फिर आएगा गोबी वाला, ठीक है। फिर कौन सा आएगा? फिर आएगा अरेबियन वाला, और फिर आएगा सहारा। सहारा सबसे बड़ा होता है ना, तो सहारा से छोटा अरेबियन, अरेबियन से छोटा गोबी, और गोबी से छोटा ग्रैंड सैंडी। ये हो गया डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग क्या हो गया? सबसे पहले ग्रैंड सैंडी, फिर गोबी, फिर अरेबियन, फिर सहारा, ठीक है। ये जिसको पता है पता है, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल नीनो से रिलेटेड है। अल नीनो और ला नीनो दोनों इंपॉर्टेंट ही है, क्वेश्चन आते रहते हैं वहाँ से। तो क्वेश्चन है अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला स्टेटमेंट है अल नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है। ये सही बात है, गर्म हवा के वहाँ पे इकट्ठी हो जाती है। यह गर्म धारा पेरू के तट पर पानी के तापमान को 10 डिग्री तक बढ़ा देती है, जिसमें समुद्र के प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाती है। नहीं, ये एक तो टेम्परेचर 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाती हैं, और जब वो बढ़ाएंगी तो उनकी मात्रा बढ़ेगी नहीं, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो ये दूसरा गलत है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट सही है कि पूरी प्रशांत तट पर गर्म धाराएं प्रकट होती हैं, लेकिन टेम्परेचर 3 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ाती हैं, और प्लैंकटन की मात्रा बढ़ती नहीं, कम हो जाती है। तो स्टेटमेंट एक ही इसका सही है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यही है, इसके बाद 121 है। शिवाना समुद्र एवं कल्पक्कम क्रमशः किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो शिवाना समुद्र जो है वो जल शक्ति के लिए इम्पोर्टेंट है, कर्नाटक में उपस्थित है। कल्पक्कम नाभिकीय ऊर्जा के लिए इम्पोर्टेंट है, जो तमिलनाडु में उपस्थित है। रिपीट कर रही हूँ, शिवाना समुद्र जल शक्ति के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो कर्नाटक में है। अब जैसे इसको ट्रिक लगाई जाए, शिवाना समुद्र, समुद्र जल से रिलेटेड, ठीक है, तो जल शक्ति कर्नाटक में है, और कल्पक्कम नाभिकीय ऊर्जा जो तमिलनाडु में, ठीक है। याद ही करना है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये मानसून से है, मानसून अल नीनो ला नीनो ऐसे क्वेश्चंस आते ही रहते हैं, जैसे सॉइल से और नदी से आते हैं, रिपीटेड है। देखो अभी क्वेश्चन कह रहा है दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु के तट को शुष्क रखता है, ड्राई रखता है, ये इसका असर्शन है। रीज़न क्या है कि तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी की शाखा के समानांतर स्थित है, और दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर वृष्टिशाय क्षेत्र में स्थित है। ये दोनों सही भी हैं और व्याख्या भी सही कर रहा है। मैं आपको समझाती हूँ कैसे। जैसे ये है ये इक्वेटर, यहाँ से हवाएं चल रही हैं, ठीक है, और ये ऐसे निकल जाती हैं,
इसके समानांतर निकल जाती हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है। सही बात है, जब दक्षिण पश्चिम मानसून होता है तो हवा ऐसे करके निकल जाती है तो शुष्क ही रहता है। पहला रीज़न तो यही है। अब आप कहेंगे ऐसे भी तो जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, पश्चिमी घाट। आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा, ये पर्वत है और यहाँ से अगर हवाएं ऊपर उठती हैं तो हवा इधर ही बारिश कर देती हैं, इधर नहीं कर पाती हैं, है ना। तो हवा यहाँ से जाएगी इधर, तट तो इधर है ना, इस वाले एरिया में आ रहा है, तो बारिश कहाँ ही होगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के समय तमिलनाडु तट शुष्क रहता है। करेक्ट है, शुष्क रहता है। फिर वो कह रहा है क्योंकि बंगाल की खाड़ी की शाखा ये वाली जो आ रही है, ठीक है, इस तट के क्या है, समानांतर इसका है, देखो यहाँ से निकल जा रहा है। दूसरा कह रहा है कि ये वेस्टी छाया क्षेत्र में बिल्कुल है, यहाँ पे पर्वत है तो ये इस एरिया में पड़ता है। समझ गए ना, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, इसीलिए शुष्क रहता है। तो 128 का असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है और रीज़न एक्सप्लेनेशन भी सही दे रहा है। ठीक है, आइए यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ है बंदरगाह, एक तरफ है देश, मतलब हमें बताना कौन सा सही नहीं है। इसका मतलब हमें जो सही नहीं है वो तो पता करनी है, बाकी भी तीन याद कर लेना कौन सा सही है। तो भैया जकार्ता इंडोनेशिया में, तो अल्को बता देगा सही है, जकार्ता इंडोनेशिया में करेक्ट है। मोंटेवीडियो उरुग्वे में, ठीक है, रोटरडम नीदरलैंड में। इकारगा चीन दे रखा है, ये रूस में भाई, तो हमें चार याद करने हैं। कौन कौन से, इकारगा रूस, जकार्ता इंडोनेशिया, मोंटेवीडियो उरुग्वे, रोटरडम नीदरलैंड। ठीक है, तो करेक्ट आंसर तो यही हो गया क्योंकि इसने चीन दे रखा, चीन नहीं है। इकारगा कहाँ पर है, रूस में। इकारगा रूस में है, जकार्ता इंडोनेशिया में है, मोंटेवीडियो उरुग्वे में है, रोटरडम नीदरलैंड में। हो गया ना चार याद, दोबारा करती हूँ। इकारगा रूस में है, जकार्ता इंडोनेशिया में है, मोंटेवीडियो उरुग्वे में है और रोटरडम नीदरलैंड में। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है 140 इसमें, ये तो हलवा क्वेश्चन था। दक्षिणी गोलार्ध में हवा का बाईं ओर विक्षेपित होने का कारण क्या है। कहीं भी विक्षेपित होती है, मतलब उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर होती हैं, दक्षिणी में बाईं ओर होती है। रीज़न क्या होता है, कोरियोलिसिस। वाल ये तो कोई जैसे थोड़ी बहुत ज्योग्राफी पड़ेगी वही बता देगा, कोरियोलिसिस फोर्सेस का आंसर होगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट पे। देखो ये नेक्स्ट है 142, ये कह रहा है खनिज संपदा के संदर्भ में सही बताना है। पहला, जम्मू कश्मीर के रियायती जिले में लिथियम और अनुपादित संपदा भंडार मिले हैं। ये जब पेपर आया था उससे कुछ टाइम पहले ये था न्यूज़ में कि जम्मू कश्मीर के एरिया में हमें लिथियम के सोर्स मिले हैं, तो सही बात है। दूसरा कह रहा है भारत अनेक खनिजों यथा लिथियम, निकेल, कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है। बिल्कुल सही बात है, ये सब क्रिटिकली एलिमेंट्स हैं जो हमें आयात करने पड़ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है, दोनों सही थे। तो जम्मू कश्मीर ऐसे जिले में लिथियम की अनुपातित संपदा के भंडार मिले हैं और भारत लिथियम, निकेल, कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है, ये दोनों ही सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट पे। लास्ट क्वेश्चन था गोदावरी नदी से रिलेटेड, मतलब नदियाँ दे रखी थी, हमें ये बताना था उसकी कौन सी सहायक नदी नहीं है। तो इसमें जो आंसर था वो गोदावरी नदी के लिए था, तो इसलिए मैंने गोदावरी नदी बोला। मैं आपको बता देती हूँ, जैसे यहाँ पे चलो इसमें बना ही रखा है, इसमें समझा देती हूँ। यहाँ पे एक मुल्ताई बैतून पहाड़ी और यहाँ पे एक महादेव हिल्स। ठीक है, तो मुल्ताई बैतून पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिससे बोलते हैं वर्धा नदी। ठीक है, और यहाँ अजंता से एक नदी निकलती है जिसे बोलते हैं पेनगंगा। रिपीट कर रही हूँ, मुल्ताई बैतून से नदी निकलती है वर्धा नदी और अजंता से निकलती है पेनगंगा नदी। ये दोनों, पेनगंगा वर्धा की सहायक नदी है, इसमें आके मिलती है। ठीक है, इधर महादेव हिल से निकलती है वेनगंगा। पेनगंगा कहाँ से निकली थी, अजंता से। वेनगंगा निकल रही है महादेव हिल से। अभी वेनगंगा आके मिलती है यहाँ पे वर्धा में। अब जो मिलने के बाद नदी बनेगी उसे बोलते हैं प्राणहिता, और प्राणहिता नदी आके मिलती है इधर से आई हुई गोदावरी नदी से। तो प्राणहिता नदी क्या होगी, गोदावरी की सहायक नदी। मैं रिपीट करी, क्वेश्चन क्या था, एक तरफ नदी दे रखी थी, एक तरफ सहायक नदी दे रखी थी। जैसे मालप्रभा कृष्णा नदी की सहायक नदी है, मालप्रभा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। मंजरा गोदावरी की सहायक नदी है। हेमावती कावेरी की सहायक नदी है। यहाँ पे दे रखा था प्राणहिता महानदी की, नहीं, प्राणहिता गोदावरी की सहायक नदी है। रिपीट कर रही हूँ, मालप्रभा कृष्णा, हेमावती कावेरी, मंजरा गोदावरी, प्राणहिता गोदावरी। मालप्रभा कृष्णा, हेमावती कावेरी, मंजरा गोदावरी, प्राणहिता गोदावरी। ठीक है, तो अजंता से निकलती है पेनगंगा, मुल्ताई बैतून से निकलती है वर्धा, वर्धा में आके मिलती है पेनगंगा। फिर ये वर्धा महादेव हिल से निकल रही वेनगंगा से आके मिलती है, बनाती है प्राणहिता। प्राणहिता यहाँ पे मिल जाती है किससे, गोदावरी से। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन आए थे 2023 UPPCS में ज्योग्राफी से रिलेटेड। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो बनाएंगे 2022 में ज्योग्राफी में आए हुए क्वेश्चन, फिर ऐसे 2021, 20 ऐसे करके 17 तक जाएंगे, क्योंकि उसके बाद पैटर्न चेंज हुआ है ना, इसलिए इतना ही काफ़ी होगा। फिर जब ज्योग्राफी हो जाएगी तो फिर कोई और सब्जेक्ट जैसे पॉलिटी उठा लिया या हिस्ट्री उठा लिया, तो एक बार में एक सब्जेक्ट पूरा कर लेंगे तो आइडिया रहेगा। ठीक है, उम्मीद आपसे इसमें मदद मिली होगी। आगे देखते हैं। ठीक है, राधे राधे।